सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आप देख रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर 3 और आज हम स्टार्ट करेंगे पावर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पिछले लेक्चर में बताना भूल गया था, तो मैं बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जिनमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, तो फिर इन दोनों का सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए ये ग्राउंड है और ये एक बर्ड है। ठीक है, बर्ड है, ये एक बर्ड है। ठीक है, ये ऐसे उड़ रही है, इधर v वेलोसिटी जा रही है और ये h हाइट पे है। ठीक है, तो फिर देखिए ये h हाइट पे है, इस हाइट के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव करी तो इसके कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, तो इनके सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका मास m है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो फिर अब पावर स्टार्ट करते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या है, मतलब इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि किस रेट से तुम काम कर रहे हो उसको पावर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी है, वो किसी काम को करने में 10 मिनट लगाता है और एक जवान आदमी है, वो उसको करने में 5 मिनट लगाता है। तो फिर जो बूढ़ा आदमी वो कम रेट से कर रहा है ना, स्लो कर रहा है काम, जो जवान आदमी वो ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पावर को किस रेट से किया जा रहा है, कितनी स्पीड से किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एडल्ट जो आदमी है उसकी पावर ऑफ एडल्ट इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ ओल्ड, क्योंकि ये जल्दी काम कर रहा है, ये उसी काम को धीरे धीरे कर रहा है। तो पावर में क्या बताती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ रेट एट विच वर्क इज डन, ये तो हमने देख लिया, एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ तो होती है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ तो होती है, मतलब कि एक ही चीज़ नहीं होती, मतलब कि सिमिलर ही होती। अगर कोई इंसान वर्क कर रहा है मतलब उसकी एनर्जी घट रही है, उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, तो फिर पावर को कहते हैं रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब किस रेट से काम हो रहा है या फिर किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, एनर्जी खर्च हो रही है किस रेट से, उसको भी हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर कह सकते हैं वर्क डन अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड, थोड़ी गंदी राइटिंग हो गई, कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं पावर के, नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट होती है पावर की वॉट। ठीक है, वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और ये एक साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिनका नाम आपने सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा इन्होंने किसकी खोज की थी, शायद मुझे लग रहा है स्टीम इंजन की थी, तो उनके नाम पे ये SI यूनिट रखी गई है। ठीक है, वॉट होती है, और इसकी और बिगर SI यूनिट हैं, जैसे वॉट तो छोटी SI यूनिट, बिगर है किलो वाट, 1 किलो वाट होता है 1000 वाट, या फिर 1 मेगावाट, क्योंकि पावर की SI यूनिट बहुत बड़ी आती है। ठीक है, मेगावाट ये होता है 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, और एक एकदम खास SI यूनिट रखी गई है हॉर्स पावर। ठीक है, आपने सुना होगा हॉर्स पावर। ठीक है, ये होती है 1 हॉर्स पावर होती है 746 वाट। ठीक है, तो कई बार न्यूमेरिकल्स में हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, इसका यूज भी कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको याद जरूर होनी चाहिए, वो होती है 746 वाट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जो 1 वाट होता है, तो 1 वाट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब 1 वाट पावर है, तो ये अभी हमें मतलब कि फील नहीं हो रहा है कि 1 वाट का मतलब क्या है। ठीक है, तो 1 वाट का मतलब क्या होता है, वर्क डन 1 जूल हो, वर्क डन 1 जूल हो अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि अगर
कोई काम किया गया है 1 जूल का 1 सेकेंड, तो उसको हम कहते हैं 1 वॉट, ठीक है। मतलब कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या फिर 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, इसको हम 1 वॉट कहते हैं, 1 वॉट की डेफिनेशन। तो मान लीजिए कि मैं थोड़ा बता देता हूँ, 1 जूल अब क्या होता है, 1 जूल होता है कि 1 न्यूटन की फोर्स लगी 1 मीटर किसी ऑब्जेक्ट को खिसकाने में, ये 1 जूल होता है। ये 1 सेकेंड में ये काम हुआ। तो फिर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, इस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगी, 1 न्यूटन फोर्स लगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, ठीक है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, तो और ये इसने यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर मूव किया 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इस पे हमने तो मतलब कि हम कहेंगे 1 वॉट पावर वो होती है जो पावर इस ब्लॉक को 1 न्यूटन की फोर्स लगाने पे 1 मीटर चला दे 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। मतलब कि आप देख लें ना, मतलब कि इसमें वर्क डन 1 जूल हुआ है, 1 जूल वर्क डन हुआ जो कि 1 सेकेंड के अंदर हुआ। मतलब बेसिकली आप बस यही देख सकते हैं कि 1 जूल वर्क डन हुआ है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो इसी को हम वॉट कहते हैं। तो 1 वॉट की पावर कंज्यूम होती है, ठीक है, 1 वॉट की पावर खर्च होती है, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर दो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला है कि व्हाट इज पावर ऑफ अ पंप विच टेक 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 20 मीटर ऊपर यहाँ पे वाटर टैंक है, वाटर टैंक, तो पानी हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है 20 मीटर, और 100 kg वाटर है, 100 kg वाटर, और 10 सेकेंड में जाना है, 10 सेकेंड में, ठीक है। तो फिर हमें पावर निकालनी, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं, वर्क अंडर ग्रेविटी बढ़ाया था ना, mgh होता है, mgh अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, मास कितना है वाटर का 100 kg, और g है 10, और हाइट है 20, और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 2000 वॉट, या फिर कह सकते 2 किलोवाट, ठीक। और ये वाला देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट, कैलकुलेट पावर ऑफ बल्ब, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी है 7.2 किलो जूल, इसको कह सकते हैं 7200 जूल, ठीक है। क्या किया मैंने, 1000 से इंटू कर दिया, किलो जूल था, ठीक है। और अब पावर है, पावर क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी है 7200, और टाइम कितना 2 मिनट, तो 2 मिनट का क्या होगा, 2 मिनट इक्वल्स टू 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाएगा 120, इसको इससे काटो 6 आएगा, एक 0 कट जाए तो 60 वॉट, ठीक है। आसान क्वेश्चन थे, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी तक हमने देखी थी SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट क्या होती थी एनर्जी की, जूल होती थी, ठीक है। तो ये हम पावर से डिराइव करेंगे, ठीक है। पावर इक्वल्स टू कितना होता है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है। कमर्शियल मतलब कमर्शियली जो यूज़ हो, मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, या फिर आपका घर में यूज़ होती है, जैसे कि बिल जमा करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है, तो वो जूल में नहीं आती है, ठीक है, वो किसी और में आती है। तो जो आती है वो हम देखेंगे वो किस में आती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें ये फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन, तो टी को उधर कर लीजिए, तो ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स हो जाएगा P × T, ठीक है। अब मान लीजिए ये जूल में कब होता है, जब ये वॉट में और ये सेकेंड में होता है, तभी तो जूल में होता है। तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, यहाँ 1 वॉट हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जूल का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस मतलब जैसे कि AC हो गया, TV हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है। छोटी छोटी चीज़ जैसे आपका ऑल आउट हो गया, चार्जर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है वो 1 वॉट पावर का है और वो 1 सेकेंड के लिए चलता है, तो आपकी 1 जूल एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस 1 वॉट का है और वो 1 सेकेंड के लिए चलता है, तो आपकी 1 जूल एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है। तो फिर आपका जो बिजली का बिल आता है वो 1 सेकेंड जैसी छोटी क्वांटिटी थोड़ी ना आता, महीने भर का आता, 1 मंथ का आता है। 1 मंथ में तो बहुत सारे सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी है जूल मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो हम एक बड़ी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे पावर की जगह 1 किलोवाट रख दीजिए,
मतलब पावर 1 किलोवाट में नाप रहे हैं और टाइम 1 आवर में नाप रहे हैं, ठीक है, 1 आवर में। तो ये यहाँ 1 किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर 1 किलोवाट आवर। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है या फिर कोई भी एक चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ही मान लीजिए, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो 1 किलोवाट पावर का है और वो 1 घंटे के लिए चलता है। जब कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस 1 वाट पावर का होता है और वो 1 घंटे के लिए चलता है तो 1 किलोवाट आवर उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। अब हम इसका मतलब डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन मतलब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे कि ये जूल में कितना होता है, ठीक है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये मतलब है इसका। और 1 किलोवाट को हम क्या देते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं इंटू, इसको सेकंड में चेंज करिए 60 इंटू 60 हो जाएगा सेकंड। अब देखिए ये कितना हो गया 6 6 36 और ये 1 2 3 4 5 0 5 1 2 3 4 5 और देखिए वाट और सेकंड आया। अब देखिए 1 वाट सेकंड कितना था 1 जूल था, तो ये हो जाएगा इसको 3.6 इंटू 10⁻6 दे सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 0 और एक पॉइंट इधर ले आया, ठीक है। तो फिर 3.6 इंटू 10⁻6 और ये वाट सेकंड क्या हो गया जूल हो गया 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो जो 1 किलोवाट आवर एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। देखिए कितनी बड़ी एसआई यूनिट हो गई है, ठीक है। तो जब बिजली का बिल आता है तो जो आपका मीटर आप अपने मीटर में देखिएगा जाके उसके नीचे ऊपर जो रीडिंग लिखी होती है वो रीडिंग किलोवाट आवर में ली जाती है, ठीक है। और उसके नीचे लिखा भी होता है किलोवाट आवर। और जैसे आपकी एक महीने का जैसे कि 100 यूनिट आया, ठीक है, 100 यूनिट आया, 100 यूनिट मतलब 100 किलोवाट आवर आपने एनर्जी यूज़ की, ठीक है। और फिर उस पर चार्ज होता है कि हर यूनिट को हम 5 रुपये लेंगे या फिर मान लीजिए 7-8 रुपये लेंगे, 10 रुपये लेंगे, कहीं कहीं 10 रुपये भी होता है। तो उसके हिसाब से इसको इससे इंटू कर दीजिए, वही आपका बिल आ जाता है, ठीक है। तो फिर एक बार नोट कर लीजिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला कि आप फैमिली यूजेस 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, ठीक है। एक महीने में 250 यूनिट मतलब 250 किलोवाट आवर इतना यूज़ करता है, ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी इन जूल, बस कितना आसान क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 250 किलोवाट आवर कितना होगा 250 किलोवाट आवर। यूनिट का मतलब समझते हैं ना, यूनिट मतलब अभी मैं बताया था कि आपके यूनिट लिख के आता वही किलोवाट आवर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 250। कैलकुलेट कर लीजिएगा, शायद मैं आंसर देख के लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁸ जूल आएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। तो फिर देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे h हाइट पे कुछ कोई पार्टिकल था, ठीक है। और तो ये इस हाइट पे यहाँ पे रखा है या फिर हमने ऐसे पकड़ के रखा, तो इसके पास अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया तो ये थोड़ा नीचे गया, मान लें यहाँ कहीं बीच में आ गया, तो यहाँ बीच में आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास क्योंकि ये एक हाइट पे है। और प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी से गिर रहा है ना, v वेलोसिटी से। अब v1 वेलोसिटी, अब मान लीजिए और नीचे आया और जस्ट ग्राउंड को जब टच करने वाला है, जब इसकी v मैक्स है, v मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो इस समय पे मतलब बिल्कुल डिस्टेंस जीरो हो चुकी है, ठीक है। इस समय पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए एनर्जी जो है वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। देखिए पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर पोटेंशियल कम होती गई, काइनेटिक बढ़ती गई क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती गई और धीरे धीरे काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल जीरो हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो गई, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पर तो अब हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस का मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है। तो ये वही वाला है कि ऐसा कुछ होता है, मतलब कि एक हाइट से हमें
पानी गिराया जाता है, ठीक है, एक हाइट से पानी गिराया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि पहाड़ों से पानी गिरता है, ठीक है, पहाड़ों से पानी गिरता है। और तो फिर क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ एक जनरेटर लगा दिया जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ये जनरेटर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि नहीं, पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ये पानी एक हाइट पे, अब पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ये पानी मूव करने लगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो इसने इसको रोटेट करा दिया, इसको रोटेट करा दिया तो क्या हुआ कि फिर क्या होगा, मतलब इसका प्रोसेस क्या है, काइनेटिक एनर्जी आई, फिर इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करा दिया, और क्या मतलब, तो क्या होगा, पहले पी था, फिर के ही हो गया, फिर ई हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी पूरी इसमें चेंज हो गई, या फिर जितनी ये थी ये पूरी इसमें चेंज हो गई, ठीक है। रियल लाइफ केसेस में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत जगह एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जैसे कि पानी नीचे गिर रहा है तो फिर एक हीट जनरेट होती है, पानी की लेयर के बीच में फ्रिक्शन भी होता है, विस्कोसिटी, वो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, जैसे पानी नीचे गिर रहा है, आवाज़ हो रही है, तो साउंड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी कहीं कहीं चीज़ें वेस्ट हो जाती है, अब हम इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, तो फिर तारों के जरिए करंट जाएगा ना, तो तार गर्म हो जाएगा, तो वहाँ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। तो फिर कहीं कहीं वेस्ट हो जाती है, तो इस तरह ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल पावर हाउस के बारे में, ठीक है। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पावर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो फिर देखिए क्या होता है कि इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उसी के केस से। तो क्या होता है, इसमें कोल को बर्न किया जाता है, कोयले की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है, उसको हीट में चेंज किया जाता है। अब ये हीट क्या करती है, ये पानी को गर्म कर देती है, वाटर गर्म करके स्टीम में चेंज कर देती है, स्टीम, ठीक है। अब ये स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन, अब जब टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जनरेटर की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिर क्या होता है, पहले केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी हुई हीट एनर्जी में चेंज हुई, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी ने टरबाइन को घुमाया, उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी एनर्जी का ही खेल है, मतलब एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे में, ठीक है, यही बस बताना था, ठीक है। तो इस बुक में बहुत सारे एनर्जी कन्वर्टर्स दिए हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, आप इसको डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि हम बिजली देते हैं फिर वो गर्म हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई ना। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें क्या होता है, हमने बिजली दी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, फिर वो जो उसका फिलामेंट होता है बल्ब का गर्म होता है, हीट एनर्जी में हुआ, फिर वो चमकने लगता है, तो लाइट एनर्जी में हो गया, ठीक है। और जैसे कि रेडियो का एग्जांपल दिया, रेडियो में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसको देते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे, सेल डालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं ना, फिर तो उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, कि जो स्पीकर का डायफ्राम होता है वो ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है, वो साउंड में भी आप पढ़ेंगे, तो ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, तो उसमें थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मोशन हो रहा है ना, तो फिर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो फिर साउंड एनर्जी में जाता है, तो इलेक्ट्रिक, फिर काइनेटिक, फिर साउंड। जैसे स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में क्या करते हैं, हम कोयला डालते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और रेल चलती है, तो स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। और पेज कहाँ गया, और हम कार का इंजन लिखा है, उसमें जो बैटरी होती है इंजन के अंदर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती है, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, उससे फिर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और भी एग्जांपल दिए, जैसे सेल होता है, सेल जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर पूरी सॉल्यूशंस पड़े होते हैं, केमिकल सॉल्यूशंस बहुत सारे पड़े होते हैं, उनसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपको क्लास 11th के क्या नाम था उस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बस यही एग्जांपल दिया गया। और जैसे सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी, धूप से एनर्जी लेता है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, ठीक है। तो देखते हैं, वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि एक एनर्जी जब दूसरे एनर्जी में चेंज होती है, जैसे कि हमने बॉल वाले केस में देखा था, पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती थी तो वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मतलब कि टोटल एनर्जी जितनी थी वो कांस्टेंट रहती थी, वो चेंज नहीं होती। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि आपने ऊपर से बॉल फेंकी ऐसे नीचे करके, ठीक है, तो जितनी एनर्जी ऊपर थी उतनी नीचे रहेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो एनर्जी कहीं थोड़ी वेस्ट हो जाए, जैसे कि एयर रेसिस्टेंस लग रहा है उसको ओवरकम करने में वेस्ट हो जाए, या फिर हीट जब आप उससे टकराए ज़मीन से तो थोड़ी हीट अप हो जाए, वो आपको पता नहीं चलेगा बहुत कम होगी, या फिर जब वो टकराएगी तो साउंड एनर्जी एक प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये सब केसेस हो सकते हैं, पर उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। पर तो अगर इस टोटल को सब हम जोड़ लेंगे सारी एनर्जी को, तो वो कभी भी कम नहीं होगी, ठीक है। जितनी टोटल थी उतनी ही रिमेन कांस्टेंट रहेगी। इस तरह के लॉ आपने एक और पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया था कौन से चैप्टर में, शायद सेकंड चैप्टर में, ठीक है। उसमें भी यही था, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपने केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पहले चैप्टर में, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, मतलब कि आपके उसमें दिया नहीं है फिर भी आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। ये 11th में वैसे बताया जाता है फिर भी मतलब कोई इतना हार्ड नहीं है, मैं बता देता हूँ वही वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए h हाइट पे है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से रिलीज़ कर दिया, इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर पॉइंट पे आके इसका वो मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए अब इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ कहीं ऊपर नीचे बीच में ही पॉइंट बी मान लेते हैं, और इसको पॉइंट सी मान लेते हैं। ये पॉइंट सी है ज़मीन से जस्ट टकराने से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, तो पॉइंट ए में देखते हैं, पॉइंट ए, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, यहाँ पे अभी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और कोई एनर्जी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, ठीक है, mgh है, ग्रेविटी g लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इसकी आते आते वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी v हो जाएगी। अब देखिए, अब पॉइंट b को देख लीजिए, पॉइंट b मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे आ गया, ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है, h से कम होगा पर, ठीक है। तो पॉइंट b में देख लीजिए, पॉइंट b में देख लीजिए, टोटल एनर्जी क्या है, थोड़ी पोटेंशियल है प्लस थोड़ी काइनेटिक है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये अब ये x है तो ये कितना हो गया, h माइनस एक्स रह गया, ये h माइनस एक्स रह गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये ज़मीन से कितना ऊपर है, h माइनस एक्स, तो इसकी पोटेंशियल होगी mg h माइनस एक्स, ठीक। अब प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए, वेलोसिटी यहाँ v1 है, ठीक है, v1 इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी v1 है नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ v है, तो इसकी होगी हाफ m v1 स्क्वायर, ये होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए क्या होता था, v फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस 2as, ये होता था फाइनल वेलोसिटी। मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा दीजिए, a और b के बीच में, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी, v1 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 0 प्लस 2 और a मतलब कि उसने हाइट कितनी कवर की, x और g, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो v1 स्क्वायर होगा वो 2xg के बराबर होगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अब देखिए कितना होगा, तो इसको खोल लीजिए, mgh माइनस इसको टू mgx, ये होगा प्लस हाफ m v1 स्क्वायर की वैल्यू ये 2xg, ठीक है, 2 से 2 कटा तो ये कितना आ जाएगा, mgx आ जाएगा पॉजिटिव में और एक mgx नेगेटिव में, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा mgh, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, mgs था, अब किसी भी x पॉइंट पे mgh है, ठीक है। अब पॉइंट सी पे निकाल लेते हैं, पॉइंट सी पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल एनर्जी के नाम पे, और वो कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर होगी। तो इस तरह जब हम अब पॉइंट ए और सी के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं तो क्या होगा,
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये तो कट गया, 0 है, ठीक है। अब वी स्क्वायर कितना होगा 2as मतलब 2a मतलब कितना g और s मतलब h, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए हाफ m 2gh, इसका 2 कट गया, कितना होगा mgh, ठीक है। मतलब नीचे भी एनर्जी 2m मतलब mgh ही रही, तीनों पॉइंट पे एनर्जी सेम रही ना, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है हर समय, कहीं बदलती नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये बता देता हूँ, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी के रेफरेंस में निकालते हैं, ठीक है, रेफरेंस में, रेफरेंस। क्यों ऐसा, क्यों मतलब कि देखिए जो मोशन होता था, जब हमने मोशन का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था मोशन जो होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता, तो इस तरह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है वो आइसोलेटेड नहीं होती है, हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो फिर जो हम ये mgh निकाल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते हैं। जब ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तब जाके h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है। हम ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहे थे हर जगह, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा रेफरेंस लेना पड़ता है। कोई भी रेफरेंस ले लीजिए, उसको 0 मान लीजिए, फिर उसके रेफरेंस में निकालिए, ठीक है। तो फिर ये एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल नहीं, मान लीजिए सबसे नीचा लेवल है, ठीक है, और ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये पेंडुलम का एग्जांपल है, इसको आपने देखा होगा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो देखिए जब ये एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो रुक जाता है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने इस जगह, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली है। अब यहाँ से ये कुछ हाइट पे है ना, यहाँ से ये कुछ हाइट पे होगा, थोड़ा हाइट ऊपर होगा, मान लो h हाइट पे होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, mgh होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पे आता है तो इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 मान रखी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और इस पॉइंट पे वापस सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बीच में यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों, यहाँ भी बीच में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों, ठीक है। तो फिर ये भी सेम ही होती है, ठीक है। पर ये मैं आपको बताऊँगा नहीं, ये आपको 11th क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इस पेंडुलम वाले का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या फिर इसका ही मैंने सभी आपको कुछ बताया नहीं, ठीक है। और इसको आप उस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, इसमें वही तो हो रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, यही हो रहा है, ये वाला लगा सकते हैं। तो मतलब समझ गए ना, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल में, ये कंजर्व होती रहती है, ठीक है, ट्रांसफर होती रहती है, तो ये एनर्जीज कंजर्व होती हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसी के साथ आपका ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और आपकी थ्योरी भी ख़त्म हो गई। तो अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ के आइएगा। वैसे बहुत ही ईजी चैप्टर था, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें तो सबसे पहले वर्क था और फिर एनर्जीज थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दिया और पावर के 2-3 फॉर्मूले, बस फॉर्मूले ही फॉर्मूले, और इसमें कुछ था ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।